Assalamualaikum students. In our today's lecture, we are going to start foundation of organization structure. Organization भी unit का जो हमारा basically subject था, that was divided among three components. उसके अंदर हमारे पास कुछ individual factors आते थे, उसके बाद फिर हमारे पास group factors थे और उसके बाद हमारे पास organization structure. तीनों चीजें मिलकर जब काम करती हैं तब ऑर्गेनाइजेशन को मतलब दे मेक एफिशिएंट द ऑर्गेनाइजेशन मतलब इट कैन परफॉर्म इट्स ड्यूटीज एंड इट्स वर्क एंड टास्क टू एफिशिएंटली अचीव इट्स गोल. ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली डिस्कशन है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है क्या. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज the formal arrangement or the grouping or the division and the coordination of the job task work within an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हो रहे होते हैं ना, ठीक है, वो किस तरह से परफॉर्म होने चाहिए. ठीक है, मतलब ये कि उसकी प्रॉपर फॉर्मल उनकी अरेंजमेंट लाइक ह्यूमन रिसोर्स की अरेंजमेंट होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, फिर उनकी ग्रुपिंग हो गई, उनकी डिवीजन, ठीक है, उनकी कोऑर्डिनेशन, सारे के सारे वो ताकि जो मतलब हर डिपार्टमेंट इंडिविजुअली अपना जो भी काम कंप्लीट करे एंड दैट शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग इट्स गोल. मतलब जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स काम करें, एट द एंड उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल के टुवर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन अपना जो गोल है वो एफिशिएंटली कंप्लीट करे. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हम उसकी अरेंजमेंट्स को, डिवीजन को, ग्रुपिंग को, कोऑर्डिनेशन को, हर चीज को मतलब टास्क को डिफाइन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो देन वी हैव अ प्रिंसिपल के बाद हमारे पास लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ रहा है, रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाता है, एडमिशन ऑफिस आ जाता है. ठीक है, मतलब उसके अंदर पीआरपी है, ठीक है, मतलब हॉस्टल है, वार्डन ऑफिस वगैरह, उनको हम लोगों ने डिवाइड किया होता है. आफ्टर दैट मतलब हमारे पास प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स के बाद हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर आ जाते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फिर लेक्चरर्स हैं. आफ्टर दैट फिर ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें दो स्टाफ की जरूरत होगी, जिसमें हमारे पास गार्ड है, स्वीपर्स है, नाइट पर्सन है, क्लर्क है, क्लरिकल स्टाफ है, देयर आर सो मेनी पर्सन. ठीक है, तो ये बेसिकली दिस इज द डिवीजन ऑफ द वर्क. यहाँ पे हमने वर्क को डिवाइड किया हुआ है. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये कि जब हम लोग मतलब किस तरीके से हम अपनी वर्क एक्टिविटीज को जब वो अरेंज करेंगे, उनकी ग्रुपिंग करेंगे, उनकी डिवीजन होगी और कोऑर्डिनेशन होगी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल है कि उसको आपने सक्सेसफुली चलाना है, प्रॉफिट अर्न करना है, या जो भी आपकी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, दैट शुड बी. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से. ठीक है, कंपोनेंट्स फॉर डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम इन कंपोनेंट्स को कंसीडर करते हैं. कौन कौन से पार्ट्स होंगे उसके. ठीक है, तो उसके लिए देयर आर सम कंपोनेंट्स फॉर डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए जो नंबर 1 कंपोनेंट है दैट इज योर वर्क स्पेशलाइजेशन. ठीक है, डिवीजन ऑफ द लेबर अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क. ठीक है, मतलब ये कि जो बंदा जिस वर्क में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है या एक्सपर्ट है या एफिशिएंट है ना, हम वो काम उसको दे देते हैं. ठीक है, मतलब जो बंदा जिसमें स्पेशलाइज है उसको वो वाला काम दे दिया, उस वजह से बाकी लोग मतलब इस तरह से हर बंदा अपने अपने स्पेशलाइज फील्ड में काम करना शुरू कर देता है. तो अल्टीमेटली हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली जो है वो मीट कर लेते हैं. अब से फॉर एग्जांपल लाइक मतलब यहाँ पे सारे लेक्चर्स की अपॉइंटमेंट होती है. जो एमबीए वाले टीचर होते हैं वो एमबीए को पढ़ाते हैं या बीबीए को पढ़ाते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस वालों को, बॉटनी वाले बॉटनी वालों को. ठीक है, देन दिस इज बेसिकली वर्क स्पेशलाइजेशन और द डिवीजन ऑफ द लेबर और द वर्क. It means we get the reference to divide a big job into small segments to get the specialization in a single field. सिंगल फील्ड के अंदर मतलब से जैसे अपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन एग्जिस्ट, दैट इज अ बिग गोल. इसको हम स्मॉल सेगमेंट्स में अकॉर्डिंग टू वर्क स्पेशलाइजेशन डिवाइड करेंगे. लाइक कंप्यूटर वालों को अलग कर दिया, एमबीए वालों को अलग कर दिया, बॉटनी वालों को अलग, केमिस्ट्री वालों को अलग, मैथ्स वालों को अलग, स्टैट्स वालों को अलग. ठीक है, मतलब ये सब चीजें कर ली. तो हम यहाँ पे वर्क को डिवाइड कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं. जैसे मेन कैंपस में बात करते हैं कि ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये बॉटनी डिपार्टमेंट है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये एग्रोनॉमी है, ये हॉर्टिकल्चर है, ये कंप्यूटर है, ये आईबीएमएस है. ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेस. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन अपने वर्क को डिवाइड कर रहे हैं. तो कहते हैं वी विल कीप इन माइंड दैट टीएसए मींस द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एवरी पर्सन. ठीक है, हर पर्सन का नॉलेज क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, माइंड रखते हुए टू असाइन द जॉब अकॉर्डिंगली हम उसको उसके अकॉर्डिंगली जॉब असाइन कर देते हैं. कहते हैं दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ. एडम स्मिथ ने ये जो था वो लॉन्च किया था. हु ऑब्जर्व दिस फेनोमेनन इन अ पिन इंडस्ट्री. एक पिन इंडस्ट्री थी, मतलब लाइक नीडल्स टाइप की पिन्स होती है ना, वो बना रही थी. उसमें वो उसने ऑब्जर्व किया 10 एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस. मतलब कहता है 10 लोग काम कर रहे हैं और हर बंदा
मटेरियल से वो लेता है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसकी मोल्डिंग होती है, उसके बाद उसकी फिनिशिंग है, फिर पैकेजिंग है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी वाज 100 यूनिट्स। फिर उसने इसको ऑब्जर्व किया कि अगर हम इन 10 एम्प्लॉइज में से फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय जो सिर्फ रॉ मटेरियल के ऊपर काम करेगा, ठीक है, उसके बाद वो उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देगा। एक बंदा वहाँ पे मौजूद है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे काम करे, अगले बंदे को दे देते हैं वो सारा का सारा मोल्डिंग पे काम करे, ठीक है, उसको मोल्ड करे। मोल्डिंग के बाद फिनिशिंग में एक डिपार्टमेंट है, जहाँ फिनिशिंग हो रही है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपके पास पैकेजिंग हो रही है। देन ही ऑब्जर्व दिस थिंग कि मतलब अगर मतलब लोग जो है वो इनके एक एम्प्लॉय के जो सारे काम करता है, ठीक है, और तब आपके पास एफिशिएंसी या वर्क प्रोडक्टिविटी कुछ और आती है, जबकि अगर एक एम्प्लॉय उसको रॉ मटेरियल पे लगा दिया, एक जो मैन्युफैक्चरिंग पे था, एक फिनिशिंग पे था, एक मोल्डिंग पे था, पैकेजिंग में, तो हर बंदा, तो उसने देखा कि आपकी जो नंबर 10 टाइम्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है वो एनहांस हो जाती है जब हम स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन बेस कि जिसकी बेस के ऊपर आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 2 है डिपार्टमेंटलाइजेशन। basis for which jobs are grouped together in an organization, वो basis जिसके ऊपर हम jobs को मतलब group together in an organization के अंदर हम लोग उनको group कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड कर होता है डिपार्टमेंट्स के बेस के ऊपर, ठीक है, मतलब कितनी डिपार्टमेंट्स हम वहाँ पे काम करें। वो कहते हैं ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस। अब फाइनेंस वाले जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ जाएगा, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स वाले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या उसके डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, अकाउंट्स वाले अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आर ग्रुप अंडर दिस रेलेवेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, अंडर द रेलेवेंट डिपार्टमेंट वो अपने अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट में उनको ग्रुप कर देते हैं। Okay, तो on the basis of similarities or having some common elements, ठीक है, common elements। अब देखो फाइनेंस वाले फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होगा, अकाउंटिंग का अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग से होगा, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग से होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में मतलब वो डिपार्टमेंट है जो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं, दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द अकाउंट्स और द मार्केटिंग और द रिसर्च एंड डेवलपमेंट और द इनोवेशन, वो लोग इन चीजों को नहीं देखते, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करने की एक बेस आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन भी हो सकती है। डिपार्टमेंटलाइजेशन में कहते हैं कि देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। Just wait a minute, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में वो कहते हैं कि बेसिकली देयर आर 4 उसकी जो होती है हमारे पास टाइप्स, और 4 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन में नंबर 1 है हमारे पास फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर प्रोडक्ट और सर्विस है, फिर ज्योग्राफी का, फिर कस्टमर। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में कहता है व्हेन जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स। जब अपने अपने मतलब काम के अकॉर्डिंगली जब कौन सा फंक्शन प्ले होगा किस डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसको हम फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। फिर फॉर एग्जांपल सीईओ है, वो फाइनेंस को उसके अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया, उसके अंदर मार्केटिंग आ गया, एचआर आ गया, प्रोडक्शन आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दे आर डिफरेंट मतलब डिपार्टमेंट्स हैं एंड दिस डिपार्टमेंटलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन द फंक्शंस कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। major advantages efficiencies gained from putting like स्पेशलिस्ट टुगेदर, मतलब वो कहते हैं कि जब हम एक मतलब सारे प्रोडक्शन के जितने भी स्पेशलिस्ट होंगे वो एक जगह पे होंगे, तो वो उसमें एक्सेल कर लेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक जगह पर होंगे, फाइनेंस वाले एक जगह पर होंगे, then we will get efficiencies from that department, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस में व्हेन जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट डिजाइन और द प्रोडक्ट लाइन, जब हम प्रोडक्ट डिजाइन या उसकी लाइन के मुताबिक उसको डिवाइड करेंगे तो उसको प्रोडक्ट या सर्विस डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं यूनिलीवर बेवरेजेस भी प्रोवाइड करा है, यूनिलीवर कॉस्मेटिक्स भी प्रोवाइड करा है, यूनिलीवर एडिबल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करा है, तो वहां पर हम उसको प्रोडक्ट लाइंस के अकॉर्डिंगली उसके डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं कि फला जो है वो फला जो मतलब डिपार्टमेंट है वो बेवरेजेस को डील करा, फला जो है वो प्रोडक्शन को डील करा, वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे वो कहते हैं सीईओ के अंदर डिटर्जेंट्स आ जाते हैं, सोप्स आ जाते हैं, शैम्पूस आ जाते हैं, लोशंस हैं, गारमेंट्स हैं, मतलब दीज आर डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। It is major advantage is increased accountability for performances because all the activities related to a specific project or the services are performed under the direction of a single manager। अगर देखो एक ही सीईओ है, ठीक है, या एक ही मैनेजर है जो कि डिटर्जेंट्स को भी देख रहा है, सोप को भी देख रहा है, शैम्पू को, लोशन और गारमेंट्स को, ठीक है, तो वो यहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से अकाउंटेबिलिटी कर सकता है कि हाँ जी किस जगह से प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा आ रही हैं, किस जगह से कम आ रहे हैं, जहाँ से कम आ रहे हैं उस वजह से क्यों कम आ रहे हैं, क्या
या लोग वहाँ पे काम ठीक नहीं कर रहे हैं, कोई और रीजन है, ठीक है, और उसके बेस के ऊपर आप जो आपके नॉन प्रोडक्टिव या नॉन प्रॉफिटेबल जो सेगमेंट्स होते हैं उनको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं वही मेक इन्वेस्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, वो जितना सक्सेसफुल प्रोडक्ट होता है उसमें उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, और जो सक्सेसफुल नहीं है उन प्रोडक्ट लाइंस को हम वहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो ज्योग्राफिकल में क्या होता है, व्हेन जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल रीजंस और द लोकेशंस और द एरिया, ठीक है। जब ज्योग्राफिकली इसको डिवाइड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे कहते हैं सी हुआ है, उससे एक डिवीजन है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, आपने इसको 4 डायरेक्शंस में डिवाइड कर लिया। एक आपको वैसे कि जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, कराची है, पेशावर है, इस्लामाबाद, ठीक है, मतलब आपने इस तरह से मतलब ज्योग्राफिकली आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन को डिवाइड कर लिया, कहते हैं। Here we allocate the resources location wise. Location wise हम बताते हैं कौन सी लोकेशन जितनी ज्यादा ग्रीन और प्रोडक्टिव होगी वहाँ पे उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। Reports like sales and the profits etc. are generated from each location separately. हर लोकेशन अपना अपना डाटा की हमारी कितनी प्रोडक्शन थी, कितनी सेल हुई, वो अपने कितने प्रॉफिट हुए, वो हर जो लोकेशन होती है वो अपना डिफरेंट डाटा जो है वो सेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल की वो सेल्स वगैरह उसने बताया था कि वो डिफरेंट इलाकों में बताएगा कि कितना इलाके में इतनी प्रोडक्ट सेल हुई, कितना जगह पे इतनी, तो वो डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया कितना ज्यादा हमारे लिए ग्रीन है, कितनी जगह कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन। कस्टमर में कहते हैं व्हेन जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक एंड यूनिक कस्टमर। बेसिकली हमारे पास ना समटाइम्स यूनिक कस्टमर्स होते हैं, हर एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कस्टमर भी डिफरेंट हो सकता है। who have same needs in the same need होते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं अगर हम प्लेन में मतलब सफर करते हैं तो प्लेन के अंदर हमारे पास एक डिफेंस ग्रुप होता है और एक कमर्शियल। अभी भी आपने देखा होगा कि कभी वो मतलब इवन हमने इसमें जाना होता है ट्रेन वगैरह में, तो वो कहते हैं कि एक एग्जेक्टिव क्लास है और एक लोकल है, ठीक है। इस तरह बैंक्स हैं, बैंक्स के अंदर कुछ एग्रीकल्चर कस्टमर्स हैं, कुछ एसएमई के हैं लाइक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के हैं, कुछ माइक्रो फाइनेंस के हैं, तो दीज आर डिफरेंट, मतलब आपके पास होते हैं कस्टमर डिफरेंट होता है। तो कस्टमर की सेगमेंटेशन की बेस के ऊपर भी हम लोग अपनी डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है उसको बना लेते हैं कि फलां जो काउंटर है या फिर फलां है वो एग्रीकल्चर वाले कस्टमर्स को डील करेगा, फलां काउंटर जो है वो जनरल कस्टमर्स को डील करेगा, फलां काउंटर एसएमईज वाले को, फलां माइक्रो फाइनेंस वाले को, वगैरह वगैरह। जैसे वो कहते हैं यहाँ पे फूड से फॉर एग्जाम्पल हम फूड की बात करते हैं तो उसमें कुछ शॉप्स में वो होलसेल में आती है, कुछ रिटेलर्स में आ जाती है। ये हम क्या हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ होते हैं वो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, लाइक जो हर मतलब गली वगैरह में मौजूद होते हैं, उनको हम कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं। मतलब आप कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको गुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ सुपर मार्केट होती हैं, कुछ आपके पास रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के आप की बेस कस्टमर की बेस के ऊपर डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो उसको कर सकते हैं। ये आपके पास 4 बेसिस ही, इनकी बेस पे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को अरेंज करना है ताकि जो आपका गोल है वो अच्छे से अचीव हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड में इसको वर्ड से पता चल रहा है कि कमांड मतलब ये नहीं कि कमांड कौन करेगा, ठीक है, किस तरीके से, मतलब आपके पास लाइन ऑफ अथॉरिटी। चेन ऑफ कमांड का मतलब है एक चेन हमने बनानी है कमांड की, किस तरह से जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी, कौन किसको किस तरह से जो है वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो चेन ऑफ कमांड में कहते हैं दिस इज बेसिकली अनब्रोकन लाइन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम डाउन टू टॉप और टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप दोनों तरह से चेन ऑफ कमांड जो है एग्जिस्ट कर सकती है एंड दिस इज अनब्रोकन लाइन। इसको हमने तोड़ना नहीं है। मतलब अगर जैसे जैसे प्रिंसिपल्स आपके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जैसे चलो अगर हम बात करते हैं हॉस्टल की, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। हॉस्टल के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक जो इमीडिएट वो है वो तो प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं जो कि सबसे टॉप अथॉरिटी में मौजूद है। उसके बाद वहाँ पे हॉल वार्डन आते हैं, हॉल वार्डन के बाद हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स आते हैं, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स के बाद हॉस्टल मुंशी है, और उसके बाद फिर बाकी जो रिमेनिंग स्टाफ है जिसमें स्वीपर आ गए हैं, जिसमें वो आ गए हैं, माली आ गया है, जिसके अंदर आपका कोई मजदूर वगैरह वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग आ गए हैं, आपके गार्ड्स आ गए, ठीक है। अच्छा गार्ड्स वगैरह को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उन्होंने किसको इन्फॉर्म करें, हॉस्टल मुंशी को। हॉस्टल मुंशी ने वो वाला इन्फॉर्म करना है जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट से इन्फॉर्म करेगी हॉल वार्डन को, और हॉल वार्डन उसको इन्फॉर्म करेगा प्रिंसिपल को, ठीक है। ये प्रिंसिपल साहब उसके रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर वो बताते हैं कुछ भी करते हैं तो अगेन वो सेम चेन को यूज करते हुए नीचे तक वाले जो आपके ऑपरेशंस एम्प्लॉयज होंगे या जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उन तक डिसैमिनेट होगी। तो बेसिकली ये जो अनब्रोकन लाइन का मतलब है कि आपने इस चेन को ब्रेक नहीं करना, ठीक है। मतलब मैं कहूँगी हाँ जी ये प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्टली प्रिंसिपल को बता दूँ, या प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि ये फलां मसला ये डायरेक्टली मैं मुझे को बुला के बता देता हूँ, ठीक है। तो बाकी लोगों को अगर हम चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी प्रोडक्टिव काम नहीं होगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं नहीं समझती हूँ कि प्रिंसिपल साहब कभी मुझे काम कह देते हैं, कभी मुंशी को, कभी वार्डन को, तो देयर विल बी नो वन रिस्पांसिबल, ठीक है। मैं कहूँगी कि ठीक है इस बार भी इसको कह दे तो रिस्पांसिबिलिटी कोई भी नहीं टेकअप करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर चेन ऑफ कमांड को होना और स्पेसिफिकली फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चेन ऑफ कमांड में क्या है, बेसिकली लाइन ऑफ अथॉरिटी एक्सटेंडिंग फ्रॉम अपर लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लैरिफाइंग हू रिपोर्ट्स टू हूम। इसमें हम क्या कहते हैं टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक वो पूरी चेन ऑफ कमांड हम बना देते हैं, उसमें हम बताते हैं कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे
करेंगे हॉस्टल मुंशी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट फिर हॉल वार्डन को, हॉल वार्डन फिर उसको प्रिंसिपल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से प्रिंसिपल आपकी तरफ से अगर कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो वो पहले हॉल वार्डन पे पहुंचेंगी, हॉल वार्डन उसको सुपरिटेंडेंट को बताएगा, सुपरिटेंडेंट उसको मुंशी तक बताएगा और मुंशी फिर आगे फर्दर अपने एम्प्लॉय को काम करवाएगा। तो ये बेसिकली कौन किसको रिपोर्ट करेगा और चेन ऑफ कमांड क्या होगी ये डिसाइड करना है। नंबर उसमें कहते हैं 3 कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू चेन ऑफ कमांड में क्या अथॉरिटी, अथॉरिटी में देख लेते हैं किसके पास अथॉरिटी है, कंट्रोल पावर किसके पास होगी और कितनी होगी। ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी में है कि रिस्पांसिबिलिटी ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, किसके पास मतलब किसने क्या रोल प्ले करना है। और यूनिटी ऑफ कमांड में हम ये डिसाइड करते हैं कि कमांड कौन कर रहा है, कौन किसको रिस्पांसिबल है, किसने किसका काम जो सुपरवाइज करना है और रिपोर्टिंग करनी है आगे। ठीक है, तो अथॉरिटी में हम कहते हैं टू एबिलिटी टू गाइड अदर्स। अथॉरिटी मतलब होता है आपकी एबिलिटी जिसकी वजह से आप दूसरों को गाइड कर सकें। राइट्स इनहेरिट इन अ मैनेजरियल पोजीशन, एक मैनेजर पोजीशन कुछ राइट्स इनहेरिटेड होते हैं जैसे प्रिंसिपल की पोजीशन के साथ। मतलब इफ एनीवन इज ऑन द प्रिंसिपल सीट, मतलब अगर आपसे फॉर एग्जांपल जैसे आप बात कर लो कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, जब आपके पास हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे जरदारी साहब, ठीक है, अब जब जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम में नवाज शरीफ साहब ने लास्ट गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर जरदारी से मुझे मतलब मैं इफ आई एम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो मैं जरदारी से मतलब एक होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर सॉरी जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट थे जरदारी साहब, तो प्रेसिडेंट होता है वो अगले प्राइम मिनिस्टर को लाइक मतलब वो उनसे हलफ लेता है कि वो मतलब उसका जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या वो उसको सेल्फलेसली करेंगे या फिर उसमें कोई मतलब वो करप्शन नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो उनसे हेल्प लेके और उनको वो पूरा कंट्रोल अथॉरिटी जो होता है वो हैंड ओवर करके जाते हैं। तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं मैं तो उधर मुझे लेना पड़ेगा, मैं उनसे तो नहीं लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली जब वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको एक्स प्रेसिडेंट जो थे जरदारी साहब उनसे ही वो सारा कुछ मतलब जो भी उनके वो थे वो लेना पड़ा, क्योंकि दीज आर बेसिकली राइट्स इनहेरिट इन मैनेजरियल पोजीशन की उस पोजीशन के साथ अटैच है वो चीजें वो आपको अंडरस्टूड है। प्रिंसिपल सीट के ऊपर अगर आज डॉक्टर साजिद मौजूद है तो मतलब बेसिकली वी आर नॉट ओबेइंग डॉक्टर साजिद, वी आर ओबेइंग प्रिंसिपल। अगर कल उनकी सीट के ऊपर कोई और आ जाता है या जब गुजरे हुए वक्त में उनकी जगह पे पहले कोई और था तो हम उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे। तो ये हम क्यों उस तरह से करते हैं, अथॉरिटीज आर इनहेरिटेड इन सम पोजीशन, वो पर्संस के साथ अटैच नहीं होती, वो पोजीशंस के साथ पीपल व्हाट टू डू कि उन्होंने क्या करना है और गिव ऑर्डर्स या उनको वो ऑर्डर दे सके एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम देम और उनसे एक्सपेक्ट करें दैट दे विल डू इट और ऑर्डर्स विल बी ओबेड और वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ जी जो मैंने इनको ऑर्डर दिया वो इसको ओबे करेंगे। ये अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी के बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है रिस्पांसिबिलिटी। तो रिस्पांसिबिलिटी में कहते हैं ऑब्लिगेशन और द एक्सपेक्टेशंस टू परफॉर्म इन इज कॉल्ड जो होते हैं रिस्पांसिबिलिटी, मतलब जो भी आपकी जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो आपके ऑब्लिगेशन जो आपने परफॉर्म करने हैं दैट इज बेसिकली योर रिस्पांसिबिलिटी। यूनिटी ऑफ कमांड में दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सबऑर्डिनेट्स शुड रिपोर्ट और रिस्पांसिबल टू ओनली वन मैनेजर। ठीक है, यूनिटी में हम कहते हैं यूनिट होना चाहिए ना, वन यूनिटी मींस वन। here means that these कहते हैं इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो भी सबऑर्डिनेट्स है वो एक ही पर्सन को रिस्पांसिबल है। मतलब से फॉर एग्जांपल वो जैसे पहले बात कर रहे थे कि वो हॉस्टल मुंशी कहती कि मैंने मैडम को भी बताना है, मैंने हॉल वार्डन को भी बताना है, मैंने प्रिंसिपल को भी बताना है। तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड एग्जिस्ट नहीं करेगी ना तो उसको भी समझ आएगी, बाकी लोगों को भी समझ नहीं आएगी कि हाँ जी किसने किसको कैसे रिपोर्ट करना। तो यूनिटी ऑफ कमांड में हम क्या कहते हैं कि कमांड का एक यूनिट होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं वो एक ही पर्सन को रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर वो मोर देन वन होता है तो डेफिनेटली कभी भी कमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ये एक बंदा कहता है ठीक है आपसे अगर मेरा काम नहीं होता तो मैं दूसरी हायर अथॉरिटी से बात कर लेता हूँ, मैं भी करवा लूंगा अपना काम, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो फिर उस बंदे का वहाँ पे मौजूद होने का क्या फायदा है। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड में हम कहते हैं कि वन वन मतलब वहाँ पे ना जो कमांड की अथॉरिटी है वो वन होनी चाहिए जो कि वहाँ पे यूज कर रही है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास आ रहा है स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में हम बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास वो स्पैन कितना होगा ना, मतलब आप उसे कह लें कि आप कितनी आपके पास वो एग्जिस्ट करेगी, मतलब कितना वाइड एरिया होगा जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, हम कितना नैरो स्पैन जो है वाइडर भी हो सकता है नैरो भी हो सकता है, लाइक आपका एरिया ऑफ कंट्रोल कितना है, क्या वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं डिटरमिन थ्री थिंग्स, तीन चीजें डिसाइड करेगा। नंबर 1, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉइज कैन अ सिंगल मैनेजर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज। कितने मतलब मिनिमम कहते हैं सबऑर्डिनेट्स जो है वो एक मैनेजर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकता है। नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स आपके पास कितने होंगे और नंबर ऑफ मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ मैनेजर्स होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे वाइड स्पैन की बात करें क्योंकि प्रिंसिपल में यहाँ पे मौजूद है और हर डिपार्टमेंट को प्रिंसिपल साहब खुद से ही कंट्रोल कर ले, ठीक है, दैट विल बी अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। लेकिन क्या उसमें वर्क एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, यहाँ नैरो में हम क्या करें, जैसे हमने क्या कर दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस को डिवाइड कर दिया, अकाउंट्स को कर दिया और एडमिशन ऑफिस को कर दिया, स्कॉलरशिप ऑफिस को कर दिया, हॉस्टल्स को कर दिया, सिक्योरिटी को कर दिया। ठीक है, मतलब अब हमने क्या कर दिया बेसिकली पार्टनर की जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया स्मॉल स्पैन कंट्रोल बना दिया, नैरो स्पैन बना दिया। तो
नैरो स्पैन में हमेशा एफिशिएंसी जो होती है वो समटाइम्स इंक्रीज भी हो जाती है और समटाइम्स लोग उससे फेड अप भी होने शुरू हो जाते हैं। तो 3 चीज़ें जो बनाएंगे कि एफिशिएंटली कितने लोग जो होते हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं मैनेजर के साथ, कितने मैनेजमेंट लेवल से, नॉर्मली 3 मैनेजरियल लेवल मतलब से टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है और ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ मैनेजर्स की कितने टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स होंगे। स्ट्रक्चर वुड बी वो कहते हैं, अच्छा जैसे यहाँ पे वही आपको बता रहा है कि 75 से फॉर एग्जांपल 75 एम्प्लॉइज आपके पास काम करें, वन मैनेजर्स कंट्रोल देम और एक ही मैनेजर उन सबको कंट्रोल करता है। नंबर नेक्स्ट पे क्या 25 प्लस 25 प्लस 25 3 मतलब 25 के एम्प्लॉइज को हमने 3 ग्रुप्स बना दिए एंड 3 मैनेजर्स कंट्रोल देम और 3 मैनेजर उनको कंट्रोल करें। तो नंबर 1 पे वो यहाँ अगर एक मैनेजर 75 एम्प्लॉइज को कंट्रोल करता है देन दिस विल बी अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, और अगर 3 मैनेजर्स 25 के ग्रुप को मैनेज करते हैं दिस विल बी अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में कहते हैं मैनेजर इज मैनेजिंग लेस पीपल, स्ट्रक्चर विल बी टॉल, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा वो टॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर वुड बी फ्लैट, वो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। लाइक मतलब ये नहीं कि आप उसको यहाँ पे तो स्ट्रक्चर मतलब अगर एक ही मैनेजर सबको कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर वो हो जाएगा आपके पास सेम लेवल पे सारे आ जाएंगे, तो आपके पास हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट करेगा। नैरो स्पैन होगा तो उसके अंदर एक मैनेजर कम को करते हैं तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो टॉल होगा। कहते हैं वाइडर स्पैन इज एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, वाइडर स्पैन कॉस्ट मतलब जाहिर सी बात है अगर एक ही मैनेजर आपको रखना पड़ेगा जो सारे एम्प्लॉइज को मैनेज कर लेगा तो डेफिनेटली कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। नैरो स्पैन इंक्रीजेस एक्सपेंस, नैरो स्पैन की वजह से आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कहते हैं नैरो स्पैन इज बेटर कंट्रोल, लेकिन जो नैरो होता है उसको कंट्रोल बेटर होगा एंड एफिशिएंट और एफिशिएंट भी होगा एंड इनकरेजेस टाइट सुपरविजन, और वो उसकी वजह से सेटिस्फाइड है आप टाइट भी सुपरवाइज कर सकते हैं, डिस्करेजेस एम्प्लॉय ऑटोनॉमी, और लेकिन उसकी वजह से आपकी जो एम्प्लॉयज की ऑटोनॉमी है ना या आज़ादी है वो डिप्रेस होकर रह जाएगी। तो लाइक मतलब जब आप उसको सप्रेस करेंगे ना, मतलब एक पर्सन है जो कि ऑटोनोमसली काम करना चाहता है, मतलब वो मोस्टली एरियाज के अंदर एक्सेल कर सकता है, लेकिन जब आप उसको टाइटली कंट्रोल करोगे ना कि आपने ये नहीं करना वो नहीं करना ये नहीं सोचना बस आप अपना काम करो ये वो, तो फिर उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्किल है ना वो वहाँ पे खत्म हो जाएगी तब। पॉइंट नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है। तो सेंट्रलाइजेशन होता है कि जब सारी डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होती है किसी एक ही पर्सन के ऊपर या टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर होती है कि सारे का सारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पर है, सारी सारी डिसीजन मेकिंग जो वो टॉप मैनेजमेंट पे एग्जिस्ट करी है। तो व्हेन डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट दिस इज कॉल्ड बेसिकली सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ऑल द डिसीजन एंड द प्रोसीजर्स आर मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ही सारे काम करते हैं, लाइक हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है एटसेट्रा, हर चीज जो टॉप मैनेजमेंट साइड करेगी। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, द डिग्री टू व्हिच लोअर लेवल एम्प्लॉइज प्रोवाइड इनपुट टू मेक डिसीजंस। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, हम अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, हर लेवल के ऊपर अथॉरिटी मौजूद होती है, हर लोग जो होते हैं हर लेवल पे मौजूद जो लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हुए अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं कि देखिए ये मसला है इसको इस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, इसको ये इसके ऊपर हमें तरह को एक्ट लेना चाहिए, ठीक है। या हम हर बंदे को अलाउ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मतलब अभी तो प्रीवियस वाली बात करते हैं कि प्रिंसिपल साहब अपनी लेवल पे अथॉरिटी यूज करेंगे, हॉल वार्डन अपने लेवल पे, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पास कुछ अपने जो राइट्स होंगे इख्तियारात उसके पास मौजूद होंगे कि मैं ये डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकता हूँ, तो यहाँ पर एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो जाती है। जब आपको पता होगा ना कि मुझसे ये काम लिया जा रहा है लेकिन मेरे पास उसके बदले में कोई लाइक से अगर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है उनको तो हम एक्स्ट्रा कोई भी अमाउंट पे नहीं करें, अगर उसके अगेंस्ट उनको थोड़ी बहुत हम अथॉरिटी भी ऑफर ना करें कि आप जैसे आपकी ये फलां जो स्लीपर है या गार्ड्स हैं या माली हैं या मजदूर हैं आपके अंडर आ रहे हैं या ये स्टूडेंट्स हैं इनको आपने अपनी मर्जी से अकोमोडेशन नहीं है, अगर आप उनको थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी नहीं देंगे तो डेफिनेटली हाईली डिस्करेजमेंट वहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक अच्छी चीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कहते हैं हर लेवल के एम्प्लॉय अपना इनपुट देते हैं कि जी हमारे ये मसले हैं इनको ऐसे ऐसे जो हल किया जा सकता है, अकॉर्डिंगली ही टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। कहते हैं रेलेवेंट टू देयर ऑन लेवल, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉइज में मेक देयर डिसीजन ऑफ देयर ऑन ऑफ देयर लेवल, हर एम्प्लॉय अपने लेवल के ऊपर अपना डिसीजन खुद से ले सकता है, ठीक है। वो साइड डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों ही जरूरी होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि डिसेंट्रलाइजेशन के साथ पूरा सिस्टम दबाव पे रहेगा, ऐसा नहीं है, दोनों लेवल के ऊपर हर सब लोग अपना अपना जो है वो फैसला ले सकते हैं। फॉर्मलाइजेशन में वो आपसे कहता है कि इट रेफर्स हाउ स्टैंडर्डाइज्ड एन ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स आर, कितनी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जॉब है वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं एंड द एक्सटेंट टू व्हिच एम्प्लॉय बिहेवियर इज गाइडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कितनी चीजें फॉर्मल कितनी चीजें मौजूद है, ठीक है। यानी कि जिस तरह से आप फॉर्मलाइजेशन में कि अगर 850 पे क्लास है तो 850 भी वहाँ पे मौजूद होंगे, 940 पे क्लास खत्म होगी तो 940 से पहले आप उसको छोड़ नहीं सकते, दीज आर बेसिकली फॉर्मल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज्यादा स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। या आप ये कह लो कि जी 8 बजे आपकी ऑन टाइम स्टार्ट होता है तो 8 बजे आपने कैंपस पहुंचना है, 4 बजे छुट्टी है तो 4 बजे आप लीव करना है,
जबकि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मैं मेरी 8 बजे क्लास नहीं, तो मुझे 8 बजे आने का क्या फायदा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी ब्रेक के बाद कोई क्लास नहीं तो मुझे ब्रेक से पहले फ्री कर दिया जाए, ठीक है। तो ये वाली जो भी ना, ये लेस फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी ये वाली बात। तो कहते हैं कितनी ज्यादा स्टैंडर्डाइज है, एंड द एक्सटेंट टू व्हिच एम्प्लॉय बिहेवियर इज गाइडेड बाय द रूल्स, और एम्प्लॉय के बिहेवियर को मतलब आपने किस तरह से बिहेव करना है, जैसे क्लास में कितने बजे आना है, क्लास में किस तरह से बैठना है, क्लास असाइनमेंट्स को किस तरह से कंप्लीट करना है, क्लास में बात किस तरह से करनी है, ठीक है, क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। ये सब चीजें अगर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली इनको अगर स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब है बहुत हाईली फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे मौजूद है। फिर एवरीथिंग शुड बी फॉर्मल, रूल्स शुड बी ओबेड एंड प्रोसीजर्स शुड बी फॉलोड, मतलब हर चीज है वो बिल्कुल सेट होनी चाहिए। दो तरह से ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एग्जिस्ट करती हैं। हाईली फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हैविंग स्ट्रिक्ट चेकिंग फॉर द ओबीडियंस ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। रूल्स एंड प्रोसीजर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, लाइक इन बैंक्स। बैंक्स के अंदर अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ना जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया या जिसकी प्रॉपर आपके पास अपडेट नहीं हुई, तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब यू आर इन ट्रबल। एयरफोर्स इज आर मोस्ट स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एयरफोर्स इज सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब लेस फॉर्मलाइज में क्या है, लेस स्ट्रक्चर्ड आर मतलब ओवर चेकिंग ओबीडियंस, मतलब ओबीडियंस को चेक करने के लिए मतलब कम है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल गूगल, लाइक गूगल के अंदर अगर आप गूगल में ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी और यू हैव द ऑटोनॉमी और द फ्रीडम कि जो आप अपनी मर्जी से, फॉर एग्जांपल आपकी 4 घंटे की जॉब है या 5 घंटे की जॉब है, तो आप दिन में जिस भी टाइम पे कंफर्टेबल है आप आए, आप अपना काम करें, अगर आपको सोना चाहते हैं तो आप सो जाएं, रेस्ट करें, फिर उठे अपना काम करें और चले जाएं। कोई 8 से 5 बजे वाली, 8 से 4 बजे तक वाली कोई ड्यूटी नहीं है, मतलब कोई स्ट्रिक्टनेस कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों जो हाई फुली फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और लेस फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, दोनों ही हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, दोनों ही अच्छी, दोनों ही अच्छी होती है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के, अब बैंक्स के अंदर आप लेस फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो अब बैंक में से फॉर एग्जांपल अब बैंक में 9 बजे सब लोग बोल रहे हैं और वो बंदा ही ना वहाँ पे आया हो, अकाउंटेंट है, टेलर है, या जो भी बंदा है, ठीक है, वो आई लूँ, ठीक है, मतलब मैं तो भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं तो 1 बजे आऊँगा या 2 बजे उठ कर आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। तो बाकी लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप उसको लेस फॉर्मलाइज नहीं कर सकते, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की नेचर के ऊपर कि वहाँ पे हाईली फॉर्मलाइज स्टैंडर्ड्स की जरूरत है या लेस फॉर्मलाइज स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू वो स्टैंडर्ड्स लोग जो होते हैं वो काम करते हैं, तो दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एफिशिएंटली काम करती है, लेकिन इनकी बेसिस के ऊपर हम ये डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। So this was completely about the lecture. So wish you very good luck students. इसको एक बार देखने, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं क्लियर होती है इसको नोट डाउन कर लें, we will discuss it.